हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग। आई होप कि आपने लास्ट वाला लेक्चर मेरा देखा होगा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और मैंने लास्ट वाला एक लेक्चर आप लोग को दिया था यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड। यूनिट एंड डायमेंशन के मैंने PYQs आपको सॉल्व करवाए थे 2023 के। कुछ बच्चों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके एक बार ज़रूर देखो उसे, क्योंकि उसमें लगभग 2023 के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। और आज मैं फिर से उसी प्रोसेस में, आज हमारा एक चैप्टर है नेक्स्ट वाला, वो है मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर्स मैं लेकर के अभी आया हूँ। तो मोशन इन वन डायमेंशन में बेटा हम लोगों को, मतलब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर आपको दिया था उसमें ओनली 2023 के क्वेश्चंस कवर किए थे। इस बार से मैंने क्या किया, 2019 से लेकर 24 के बीच में, मतलब लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको मर्ज कर रहा हूँ। नॉट इन ऑर्डर कि मतलब सिर्फ 2024, 24 या 23 ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोग को लेकर के करवा रहा हूँ। और अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है मोशन इन वन डायमेंशन का। कई क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूँगा, उसके बाद इसका सेकंड भी आएगा और शायद मे बी थर्ड भी आएगा। तो सेकंड और थर्ड ऐसे करके मैं कंप्लीट आपको पूरा एक आपको सीरीज बना करके दे रहा हूँ, जिसमें मैं लगभग लास्ट 5 इयर्स के सारे PYQs सॉल्व करवा दूंगा। बट सिर्फ मेरे सॉल्व करवाने से कुछ नहीं होता ना बेटा, आपको भी सॉल्व करना है और आपको लेक्चर को देखना है ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड करो और मुझे थोड़ा फीडबैक भी दिया करो यार कि मतलब तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ करेक्शन करना है तो मैं वो करेक्शंस करूँगा, ठीक है। तो अपन आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा वो है मोशन इन वन डायमेंशंस पे, फिजिक्स में, जिसको हम शॉर्ट में काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में ही कवर्ड होता है ये वाला चैप्टर पे, ठीक है। चलिए अपन लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। चलिए बेटा देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन अ फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक ग्राफ आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इस ग्राफ को देखने के बाद में हमें जो आंसर्स देना है वो क्या है, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 0 to 10 सेकेंड्स। अब ध्यान से समझना बेटा, आपको क्या किया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो निकालना है फॉर टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहली चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, मैं जो समझाता हूँ। हम लोग ये बोलते हैं कभी भी एक ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट आप लीजिए, आपको बहुत जगह पर हेल्प करेगा, है ना। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी शॉर्ट में बताते चलूंगा। ध्यान से देखें बेटा, जब भी आपके पास ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, अब सपोज करिए जैसे इसी वाले प्रॉब्लम की बात की जाए, आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है, वाई एक्सिस पर बेटा आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ कि जो दोनों एक्सिस पे आपको गिवन है v और t, है ना, आप उसके टर्म्स में जो आप निकालना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला लिखें। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखने जाएं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर हम सिंपल लिखते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अब सुनो, हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब x और y एक्सिस पर जो चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई करके मेरे को डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि जो चीज मल्टीप्लीकेशन से आती है वो इंटीग्रेशन से भी आती है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखते हैं हम इसी चीज को, और जो इंटीग्रेशन से आता है बेटा वही चीज हमारे लिए एरिया अंडर द कर्व्स के थ्रू भी मिलता है। तो आप याद रखो बेटा, यदि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई भी दो चीजें दी गई हैं और उसको मल्टीप्लाई करके मेरा रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकल के आ रहा है, तो यदि जो चीज मल्टीप्लीकेशन से आएगी वो चीज इंटीग्रेशन से आएगी, जो इंटीग्रेशन से आएगी वो एरिया अंडर दी कर्व के कॉन्सेप्ट से आएगी। मतलब हम बताएं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करना है। आपसे बोला गया देखो वेलोसिटी है, इधर टाइम है, वेलोसिटी और टाइम देख करके आपसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो, मल्टीप्लाई से आएगा तो हम उसको एरिया से निकालते हैं। अच्छा कितने टाइम के लिए पूछा, 0 से लेके 10 सेकेंड कंप्लीट, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना अलग अलग शेप, अपन सबसे पहले सबका एरिया निकाल लेते हैं, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलना है और डिस्टेंस किसे बोलना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पे हमें 0 से लेके 2 टाइम्स सेकेंड के लिए ये एरिया कितना निकल के आएगा, इसको मैंने A1 बोला, और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी बेटा बताओ। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे निकालने के लिए जाऊँ तो A1 की वैल्यू आ रही होगी, बेस कितना है 2,
हाइट कितना है 8, 8 इंटू 2 16। बेटा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, 16 आया। इसे मैंने बोला सेकंड वाला A2, अब A2 का एरिया यदि अपन निकालने के लिए जाए सेकंड वाले पोर्शन से, तो 4 से 2 मतलब 2 इधर है और 4 इधर, तो 4 इंटू 2 मतलब आंसर है 8, यहाँ से 8 आया। थर्ड वाले का एरिया निकालने A3, तो बेटा A3 की वैल्यू हमारे लिए क्या निकल के आ रही है बताइए, 4 से लेके 8 है, मतलब 4 इधर और 4 इधर, तो 16। और A4 यदि निकाला जाए तो कितना आएगा बेटा, 2 का डिफरेंस इधर है और 4 का डिफरेंस इधर है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 फिर से 8 आ गया, चलेगा, ठीक। अब अपन ने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, थोड़ा ये छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने उसी अकॉर्डिंग लिया। अब सुनिए, अब यहाँ पे अपन को निकालना क्या था बेटा, अब यहाँ पर हमें जो निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पर वो था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो बाकायदा विथ डायरेक्शन बात करनी पड़ेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको प्लस और माइनस देखना पड़ेगा, मतलब जो एरिया आपको पॉजिटिव मिल रहा है उसे प्लस लो, जो नेगेटिव मिल रहा है उसे माइनस। जैसे हमने फर्स्ट वाला एरिया लिया तो A1, सेकेंड वाला A2 को मैं प्लस नहीं करता, माइनस करूंगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस वाला है तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस A2 प्लस A3 आपको पॉजिटिव मिल रहा है एंड A4 आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो माइनस A4। मतलब ओवरऑल आप वैल्यूज पुट अप करें तो बेटा 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, तो 8 और 8 16, मतलब आंसर इज 16। तो 16 जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। चलो अब यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लस में जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं, है ना। तो हमें उसकी मॉड वैल्यूज लेनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो A2 और A4 नेगेटिव आ रहा है ना बेटा, उसकी भी मॉड वैल्यू, तो वो तो प्लस ही होगी मेरे लिए। तो सिंपली आप जब A1 डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और सबको यदि ऐड किया जाए तो बेटा देखो कितना आया था, 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, तो 48 आ गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 48 है, अब आपको रेशो किसका चाहिए था भैया, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो यदि निकाला जाए तो हमें निकालना है S बाय T। तो बेटा S की वैल्यू कितनी है 16 और टाइम T है, सॉरी X बाय D, तो D की वैल्यू 48, तो आंसर इज 1/3। तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरे लिए वो कौन सा आ रहा है, 1:3, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर, ये फोर्थ वाला। चलेगा, तो बहुत आसान है बेटा, एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे चाहिए। देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को याद रखो और ये चीज ध्यान रखो जो मैंने आपको समझाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी टर्म्स आते हैं यदि उनको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर निकलता है तो जो चीज मल्टीप्लीकेशन से आएगी वो इंटीग्रेशन से आएगी, जो इंटीग्रेशन से आएगी वो एरिया अंडर दी कर्व से आएगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, आगे भी हेल्प करेगा, ठीक। नोट करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमारा जो ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है वो हमें क्या बोल रहा है, ये है आपका एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड, ठीक है। और एवरेज स्पीड में हमसे एक क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बता करके आपको निकाल के देता हूँ आंसर। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x with speed v1 and then same distance x with speed v2 in the same direction, the average speed of the car is। अब सुनो मेरी बात, इससे प्रॉब्लम में क्या बोला है ध्यान से समझना। इसने हमसे ऐसा बोला कि हमारे पास सपोज करो बेटा A पॉइंट से एक कार ने स्टार्ट किया चलना और वो x डिस्टेंस इनिशियली A to B सपोज है ना, x डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रेवल करी है, तो v1 से x, तो A से कहाँ पहुंचा वो B पे। देन उसने बोला कि नेक्स्ट x डिस्टेंस फिर से, मतलब सेम डिस्टेंस वो फिर से C तक गया x, और अब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो v2 की स्पीड से ट्रैवल करी है। अब आपसे वो बोल रहा है मुझे कि बताओ इस वाले केस में उसका एवरेज स्पीड क्या आएगा। बेटा आपको एक चीज बताऊं, एवरेज स्पीड में भी हम 2-4 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग, है ना। देखा जाए तो अलग अलग फॉर्मूले भी बना करके मैं आपको देता हूँ क्लास में, बट मैंने आपको क्लास में भी आपको बार बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि कभी भी आपको यदि एवरेज स्पीड पे जाना है तो बेटा एवरेज स्पीड के लिए आप हमेशा फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अपॉन में टोटल टाइम जितना लिया वो उसका डिवाइड करोगे, आपको हर बार आंसर मिलेगा। और जो चीज गिवन है उसे डायरेक्ट लिखें, जो नहीं है उसे मान लो और उसको रिप्लेस कर दो फॉर्मूले से, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे जाएं तो हमने बेटा फॉर्मूला लिखा v एवरेज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब समझो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है बॉडी, तो x प्लस एक्स डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट लिखेंगे सर, तो x प्लस एक्स
अच्छा देखो टोटल टाइम कितना लिया, अब टाइम मुझे नहीं पता ना कि कितना ले रहा है, क्योंकि मैं तो v1 और v2 गिवन है। सपोज करो कि a से b में जाने में t1 टाइम लिया और b से c में जाने में t2 टाइम लिया, तो हमने बोला t1 प्लस t2। अब दिक्कत क्या आ गई कि सर तुम्हारे पास t1 और t2 की वैल्यू गिवन नहीं है ना। तो देखो हमेशा होगा ऐसा, तो यदि हमारे पास t1 t2 नहीं है बट हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेटा यदि मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आप यदि ये फॉर्मूले को लगाने जाओ तो आपको हर फॉर्मूले का आंसर निकल के आएगा। जैसे देखो हमने बोला पहले A टू B जर्नी की बात करें तो हमने बोला कि कितनी स्पीड से जा रही है बॉडी, तो v1, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, कितना टाइम लिया t1, तो बेटा क्या मैं यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, t1 इक्वल टू x अपॉन में v1, तो t1 की वैल्यू निकल के आई t1 इक्वल टू x अपॉन में v1। सिमिलरली आप मुझे बताओ यहीं पर यदि मैं B टू C वाले पार्ट के लिए बात करूं तो बोलो B से C के लिए यदि मैं बात कर रहा हूं तो कितनी स्पीड से जा रहा है बॉडी v2, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, कितना टाइम लिया t2, तो बेटा यहाँ से t2 की वैल्यू निकल के आएगी x अपॉन में v2। अब आपके पास t1 और t2 आ गया इन टर्म्स ऑफ v, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो अपन ने यहाँ पे रखा x प्लस x, ऊपर कितना हो गया 2x एंड अपॉन में t1 बेटा x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2, ये दोनों की वैल्यूज पुट करी। तो जरा देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2x अपॉन में x कॉमन ले लिया, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, हाँ ये दोनों x कैंसिल हो गए बेटा, यहाँ से 2 अपॉन में एलसीएम लिया तो v1 v2 और यहाँ बनेगा v1 प्लस v2 और ये ऊपर जाएगा तो आंसर आ रहा होगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 और ये हमारे पास v एवरेज का फॉर्मूला निकल के आया है। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास निकल के आ रही है ना, वो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या निकल के आया बेटा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सिंपल प्रॉब्लम है भाई, कुछ भी नहीं है। एवरेज स्पीड कभी भी पूछे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही होता है कि कुछ चीजें डायरेक्ट दी जाती, कुछ नहीं दी जाती, तो जो नहीं दी गई उसे मान लो और उसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से ला करके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। नोट करें नेक्स्ट वाला। अब देखिए बेटा, अब जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम दिया है वो उसमें क्या दिया हुआ है, ये देखो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट। मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि ग्राफ पे जो चीजें गिवन है यदि वो मल्टीप्लाई से आती है तो वो इंटीग्रेशन से आएगी, इंटीग्रेशन से आएगी तो वो एरिया से आएगी। सेम फंडा मैं एक और बोलता हूँ बेटा, वो उसे भी याद रखो अभी फिलहाल। यदि मान लो मैंने यहाँ पे कभी x पर इधर साइड डिस्प्लेसमेंट ले लिया y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम लिया और मैंने बोला यार वेलोसिटी निकालो v, तो बेटा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, वेलोसिटी यदि निकालना है तो आप सोचो कि s और t से कैसे निकलेगा, तो हम लोग बोलते हैं s बाय t है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यदि इन दोनों को डिवाइड करके जो चीज बन रही है v इक्वल टू s बाय t से आ रहा है ना, तो याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ जो चीज डिवाइड से आएगी वो डिफरेंशिएशन से आएगी, मतलब ds बाय dt से आएगी, और जो ds बाय dt से आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से भी आएगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट में tan थीटा का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, जब प्रॉब्लम आएगा तो समझा देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा कि जो चीज डिवाइड से आती है वो डिफरेंशिएशन से बन जाती है, वही चीज आपको एरिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट से निकल के आती है, बट हर जगह नहीं लगती। हमारे फिजिक्स में अभी जितना यूज करना है उतने में तो लग रही है भाई, ठीक है। तो सुनो, तो हमने v इक्वल टू एस बाय टी लगा दिया। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा था, वो हमसे भैया बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। बेटा सबसे पहली चीज ये x क्या गिवन है, तो आपसे बोला गया भैया पोजीशन है, पोजीशन है इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 5, वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा वेलोसिटी, अभी लिखा v इक्वल टू ds बाय dt, तो dx बाय dt, यहाँ पे पोजीशन x है, ठीक है। तो हमने बस उसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx बाय dt, अब इससे सिंपल डिफरेंशिएट करो तो बेटा d बाय dt ऑफ 4t स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t, सबको पता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से हम 2t लिखेंगे तो 4 इंटू 2t मतलब कितना आया 8t। अब अपन को कब निकालना था, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, आपसे वो पूछा था कि 5 सेकेंड पे बताओ कितनी है, तो t की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो v का फॉर्मूला आएगा 8 इंटू 5, मतलब आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड, आंसर सही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल गई 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, चलेगा। अभी मेरी बात सुनो, जैसे इसने डिस्प्लेसमेंट पोजीशन दे करके वेलोसिटी पूछ लिया, कभी वो वेलोसिटी दे करके एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कभी है ना
तो यदि वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन निकाल रहा है तो एक्सेलरेशन भी कैसे आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसको भी मैं dv बाई dt से निकाल सकता हूँ, और dv बाई dt से निकाल सकता हूँ तो मैं उसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उसी पर बेस्ड आपको ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम दिख रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वाला। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझना। ये ग्राफ था, ग्राफ मैच करवाना है आपको, दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में x और t का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और सेकंड कॉलम में उसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि इसके पोजीशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, हमारा तरीका मैं समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा, है ना। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जो चीज डिवाइड से बनेगी वो डिफरेंशिएशन से बनेगी, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से आएगी। अब ध्यान से समझो यहाँ पे बेटा, जैसे मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करता हूँ तो कैसा, जैसे हम ऐसा बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यदि आपको लगाना है तो बनाते कैसे हैं, ये देखो, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ग्राफ देखा, ये सपोज करो ये टाइम है और इधर साइड हमने पोजीशन लिया, और ये हमारा एक ग्राफ है कोई सा भी, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसके किसी भी पॉइंट पर जा करके आपको यदि कोई बोलता है कि भैया वेलोसिटी निकाल के बताओ कि इस पर वेलोसिटी क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमने बोला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिवाइड से आ रही है, तो जो चीज डिवाइड से आएगी वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट से भी आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जा करके एक टेंजेंट ड्रॉ करो, बना दिया, और टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है बेटा थीटा, इसके लिए आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो टेन थीटा आएगा बेटा वो उसकी वेलोसिटी होगी। तो जो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। तो टेंजेंट जो थीटा बना रहा होता है ना, उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है, यदि वो पोजीशन टाइम ग्राफ है तो। अभी यहीं पे सोचो, यदि पोजीशन की जगह पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो इसी स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा होता। ठीक है, तो अब अपन इसी लॉजिक के बेसिस पे अपन यहाँ पे जाएंगे और इस ग्राफ को चेक करते हैं कि कौन सा ग्राफ आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, जैसे फर्स्ट वाला है, अब ए के करस्पॉन्डिंग हम कौन से वाले ग्राफ पे जाएं, तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली चीज नोटिस करना, यहाँ के किसी भी पॉइंट पर ये जो ग्राफ आपको दिया है, आप कहीं पर भी जाकर के एक टेंजेंट बना दो, कहीं भी आपको एक खास बात दिखेगी कि ये सारे एंगल जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, लेस देन 90। देखो ना, आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो थीटा हमारे लिए कैसा आ रहा है बेटा, लेस देन 90। अब सोचो लेस देन 90 यदि है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑल सिल्वर टी कप से भी तुम्हें पता है, और 10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पढ़ा है, 0 से लेकर 90 के बीच में टेन थीटा ने हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज दी है। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, हमने बोला कि यदि ये ग्राफ ऐसा जा रहा है और मैं कहीं पर भी यदि टेंजेंट बनाने के लिए जाता हूं और हर टेंजेंट में एंगल की वैल्यू 90 से छोटी है, तो इसका मतलब है कि टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव देगा, इसका मतलब है वेलोसिटी इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाला एक केस है। अब सोचो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वाला, तो कौन सा केस दिखता है यहां से जरा समझना, क्या पॉजिटिव वेलोसिटी में मुझे एक आंसर ये मिल सकता है। अच्छा एक और चीज, हर पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट की वैल्यूज अलग अलग आ रही है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है। दूसरा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टेंजेंट के एंगल देखोगे ना बेटा, तो एंगल हमेशा बढ़ता जा रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो टेन थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है। तो ये वाला उसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं देखने जाऊं ए के करस्पॉन्डिंग, तो ए के करस्पॉन्डिंग जो मुझे सही ग्राफ दिख रहा है वो कौन सा वाला दिख रहा है, ये सेकंड। क्यों, सेकंड में देखो टाइम के साथ में वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीजिंग है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक, चलो पहला वाला ऑप्शन मुझे समझ में आया कि ए के लिए जो ऑप्शन दिख रहा है वो सेकंड वाला। अब ए के लिए सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे पास दो चॉइस आ जाती है बेटा, एक फर्स्ट भी आता है और एक थर्ड भी आता है। ठीक, लेकिन अभी हम सारे चेक लगाते हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आओ आप कुछ चीजों में ध्यान से समझना। यदि हम सी वाले को देखें, सबसे पहले सी वाले ग्राफ को देखो, सी वाले ग्राफ में यदि बेटा आप देखने के लिए जाए पहले वाला, तो यहां से देखो, यहां से आधे टाइम में यदि ये थीटा की वैल्यू की देखी जाए तो ये थीटा हमारा 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, इसका मतलब कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर जो वेलोसिटी आ रही होगी ना सर, वो वेलोसिटी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। उसके बाद जो ये दूसरा वाला इंटरवल यहां का आ रहा है ना बेटा, यहां पर जो एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे वो ये वाला है, और वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ वो है जिसमें आधे टाइम में स्टार्टिंग में ग्राफ पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, देन आधे टाइम में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो सोचो ऐसा कोई ग्राफ हमें दिखता है, तो मुझे लग रहा है ये थर्ड वाला। कैसे, देखो हाफ टाइम के लिए ये वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है। अच्छा देखो एक चीज, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों वाला, ये जो थीटा है वो यहां से लेके यहां तक पूरे ग्राफ के लिए थीटा नहीं बदलेगा,
तो टेन थीटा भी नहीं बदलेगा, तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है, और आधे टाइम के बाद में बेटा वही ग्राफ नीचे आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो हमारा यदि देखा जाए तो सी के करस्पॉन्डिंग जो हमें सही आंसर दिख रहा है ना, वो हमें कौन सा वाला दिख रहा है, थर्ड वाला। तो सी का थर्ड ऑप्शन है, तो बताओ सी के लिए थर्ड ऑप्शन कौन से वाले में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में। इसका मतलब है कि आपका आंसर फर्स्ट सही है, थर्ड वाले में सी का फोर्थ ऑप्शन है, ठीक। लेकिन फिर भी अपन बाकी के चेक लगाते हैं। थर्ड वाला देखिए बेटा, डी वाला, डी वाले में बताओ क्या ये लाइन सीधी गई है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी मिलेगा tan थीटा से, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट। देखो 90 से छोटा है मतलब पॉजिटिव दे रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और ये थीटा बदल नहीं रहा है, पूरे में सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू सेम, तो वेलोसिटी सेम। अब बेटा यदि वेलोसिटी पूरे उसमें सेम रहेगी तो मुझे बताओ एक चीज, यदि वेलोसिटी पूरे में सेम है इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा वेलोसिटी कांस्टेंट मुझे कहाँ मिल रहा है, इस वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले में। तो मैं बोलता हूँ डी का जो ऑप्शन है आपका वो ये वाला। एंड लास्ट आप बताओ यहाँ पर यदि इस वाले ग्राफ में देखा जाए बी वाले में, तो बी वाले में ग्राफ आपको ऐसा, यदि आप कहीं भी टेंजेंट बनाने के लिए जाओ आपको वो कैसा इफेक्ट देगा, नेगेटिव। मतलब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो नेगेटिव है वेलोसिटी, वेलोसिटी यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो बेटा उसके लिए मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला, बस ये एक ही तो बचा है, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमें ग्राफ में जाना होता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है वो हमारा आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक, नोट करें। अब देखिए बेटा ये अपना नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो आएगा वो भी हमारे पास कौन सा आ रहा है, एवरेज स्पीड का। अब एवरेज स्पीड में पिछली बार में हमसे क्या बोला था, x और v की v1 v2 की टर्म्स में बोला था, और अभी हमें क्या दे दिया उसने, बाकायदा उसकी वैल्यूज दे दी हैं। देखो ध्यान से प्रॉब्लम में क्या बोला है, आपसे बोला है कि कोई एक पार्टिकल है a से स्टार्ट करता है, वो स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर v1 स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। तो देखो मैं यहाँ से बनाते चल रहा हूँ, सपोज करो हमने a से b पे पहुंचे, और ये जो d1 है, d1 की वैल्यू कितनी दे दी बेटा उसने, 4 किलोमीटर, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, v1 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगली बार उसने आपसे क्या बोला, अनदर 4 किलोमीटर, मतलब नेक्स्ट वाला जो 4 किलोमीटर है ना, फिर से b से c तक, तो हमने बोला यार d2 का डिस्टेंस भी मेरे लिए 4 किलोमीटर है, और ये वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो v2 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने सेकेंड वाला ट्रेवल किया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, सेम टू सेम, तब जैसा प्रॉब्लम वैसा का वैसा अभी। ध्यान से देखो क्या करें, यहां से हमने बोला सपोज करो a से b तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, t1, और b से c में जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t2। मैं फॉर्मूला तो वही लिखूंगा, क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, d1 प्लस d2, तो मैंने लिखा d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो कितना टाइम लेगा, t1 प्लस t2 मैंने लिख दिया। अब बेटा बताओ t1 क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो अपन इसकी वैल्यू हटा करके रख देंगे। तो बताओ d1 और d2 की वैल्यू कितनी है भैया, 4 किलोमीटर प्लस 4। अच्छा सब कुछ किलोमीटर में है इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने 4 किलोमीटर 4 प्लस 4। अच्छा v1 और t1 की जब बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा देखो v1 स्पीड से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, d1 कितना टाइम लिया, t1। तो बेटा t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 इक्वल टू d1 अपॉन में v1। तो d1 कितना है 4, अपॉन में v1 कितना है 3, तो 4/3। तो यहां से जो अपने पास जो t1 टाइम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/3 आवर्स में आ रहा होगा, ठीक। प्लस आप t2 टाइम निकाल रहे हो तो फिर v2 को डिफाइन करो बेटा, v2 इक्वल टू, v2 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भैया ने, d2 कितना टाइम लिया, t2। तो बेटा t2 की वैल्यू आएगी d2 अपॉन में v2। तो d2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और v2 कितना है 5, तो डिवाइड करोगे तो 4/5। तो बेटा इसे हमने लिख दिया 4/5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 8, 4 प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 1/3 प्लस 1/5। सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा, 8 से ये कैंसिल हो गया, 2 तो 2 अपॉन में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 15, 5 प्लस 3, तो ओवरऑल ये ऊपर जाएगा तो 15 इंटू 2 अपॉन में 8, 2 से ये हो गया 4, और ये 4 से ये जा रहा है कितनी बार में 3.12, 30 तो 3.75। तो 3.75 जो आ रहा है ना बेटा 3.75 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा फाइनल
आंसर है 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर फोर्थ वाला चलेगा। तो देखो बेटा आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चेंज करेंगे और आप प्रॉब्लम देते जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे जाओ, बार बार बोलता हूँ मैं, बजाय क्वेश्चंस के। नोट करें, नेक्स्ट वाला देखिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा है। जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, बट गलती मत करना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस मत निकालना। देखो प्रॉब्लम में क्या बोला गया हमसे ये बोला गया है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। आपके पास एक सर्कल गिवन है, हम सर्कल बना लेते भाई। इस सर्कल के लिए रेडियस अपना कुछ होगा, ठीक है। चलो अब आगे क्या है, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब बॉडी यदि देखो यहां से मैं लगाता हूं, यहां से हमने एक ज्वाइन किया, इस पॉइंट को ए बोला और रेडियस आपको कितना गिवन है बेटा 10 मीटर। अब आपसे बोला कि ए से हम यदि चलना स्टार्ट करें और एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करें, वापस ए पे पहुंचे, तो हमें कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स। अब उसने क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब आपसे सुनना ध्यान से, 3rd सेकेंड मतलब देखो एक चीज, टोटल 4 सेकेंड में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 3 सेकेंड में कितना करेगा 3/4। तो 3/4 कितना होता है, यहां से यदि वो स्टार्ट किया तो ये 90, ये यहां पे पहुंच जाएगा। देखो बेटा ये यहां से ए से ट्रेवल करते हुए जब वो इस बी पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये 3/4 पार्ट है ना, ओवरऑल पूरा है, उसमें से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4 आया। अब यदि ये 3/4 पार्ट आ रहा है तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस 3/4 पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा देखो ये 10 है, ये ओ है, ये रेडियस है, ये तो ये भी 10 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसे हटा दो पहले, फिलहाल मैं समझा देता हूं। तो यहां से ये ए था और ये बी है फाइनल वाला, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये जब हम ज्वाइन करेंगे। और यदि इसे निकालने के लिए जाए तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पीजीटी लग जाएगा सिंपल। तो पीजीटी लगेगा तो बेटा परपेंडिकुलर ऐसा लिख सकते हो, OA² प्लस OB² इक्वल टू AB²। अब इतना तो बोलना नहीं चाहिए, 10² प्लस 10² इक्वल टू AB²। तो 100 प्लस 100 200, तो बेटा कितना आ जाएगा 10√2, और 10√2 क्या आ रहा है आपके पास AB। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10√2। आसान है, 4th वाला चलेगा, इतने आसान है। और बेटा देखो मैं इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बोला, तुम बोल सकते हो मुझे कि सर इतने इजी वाले क्वेश्चंस करवा रहे हो, आगे कुछ अच्छे भी आएंगे थोड़े बहुत, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है। जेईई में क्वेश्चंस ही अभी ऐसे आ रहे हैं और मजबूरी है कि PYQs करवाना है, तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा करके देने हैं, तो मैं आपको करवा करके दे रहा हूँ उस चीज को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग से कि ना थोड़ा सा फोकस करोगे चीजों पे, ना थोड़ी से कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखोगे, आपसे चीजें आसानी से बनेंगी। बस दिक्कत यही है कि तुम करते नहीं हो, एफर्ट नहीं लगाते, ठीक है। नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब देखिए बेटा ये हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ध्यान से देखो, इसने हमसे ऐसा बोला है, अब आप प्रॉब्लम पढ़ना यार, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ शॉर्ट। हमसे ऐसा बोला गया बेटा कि एक पर्टिकुलर कोई एक हाइट है, सपोज करिए ये ग्राउंड है हमारे पास, यहाँ से कोई बिल्डिंग होगी या कुछ भी, h हाइट हमें गिवन है। h हाइट से आपने एक बॉल को रिलीज किया, तो जैसे ही मैं बॉल को रिलीज कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज बेटा यदि वो रिलीज बोले या ड्रॉप बोले तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो हमने बोला उसे ड्रॉप किया और उसने आपसे ऐसा बोला कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, मतलब h/2 डिस्टेंस, तो जो h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, तो हमसे बोला गया t1 टाइम उसने h/2 डिस्टेंस लिया। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने t1 टाइम लिया, अगेन सेकेंड वाला हाफ जो टाइम है, मतलब h/2 वाले से लेके ग्राउंड तक जाने में उसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है t2। तो ये सेकेंड वाले h/2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए भी उसको कितना टाइम लगा t2। तो वो आपसे पूछ रहा है भैया कि t1 और t2 के बीच में कोई एक रिलेशन बताओ कि t1 और t2 में क्या रिलेशन बन सकता है। समझे, ध्यान से देखो, कुछ मत करो। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, टर्म्स देखो, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, s है, u है, t है, एक्सेलरेशन आपको g पता है, क्या लगाना चाहोगे, s = ut प्लस हाफ at²। तो हमने सीधा सीधा इक्वेशन लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं s = ut प्लस हाफ at²। तो बेटा अपन नेमिंग कर देते हैं, सपोज करो कि ये पॉइंट a है, मिडिल पॉइंट B है और ये लास्ट वाला बॉटम पॉइंट C है। तो सबसे पहले हम A to B जर्नी के लिए लगाते हैं बेटा। A to B में
मुझे बताओ ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी, 0 से लेके h/2 डिस्प्लेसमेंट। तो h/2 अच्छा डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्शन में है या डाउन, डाउन है तो नेगेटिव, तो हम s की वैल्यू क्या लिखेंगे -h/2। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी u0, टाइम जो भी लगे, टाइम कितना लिया वैसे t1 टाइम में पहुंचा है, चलो प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन लगता है यहाँ पर g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसका डायरेक्शन हमेशा -g, तो हमने लिखा -g और टाइम कितना लिया उसने t1, तो t1 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करोगे ये पार्ट 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आया h/2 इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। चलो हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है बेटा, सेकंड पार्ट हमारे लिए आ रहा है यहाँ पे, वो है इसी इक्वेशन को लगाते हैं फिर से, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। बट अब हम कौन से वाले में लगा रहे हैं मालूम है, देखो ये दो तरीके हैं, यदि तुम b से c में लगाओगे तो फिर b वाले का इनिशियल वेलोसिटी पता करो, क्यों करना, हम सीधे लगाते हैं ना, a टू c लगा देते हैं। तो हमने a से c वाली जर्नी ले ली, a टू c, तो s की वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a से c में पूरा h का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है तो -h। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0, टाइम कितना लिया t1 प्लस t2। बेटा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में, टोटल जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1 प्लस t2 ऐड कर दो, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g और टाइम अभी भी t1 प्लस t2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसे, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो h इक्वल टू फिर से आया हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब 1 और 2 दोनों आ गए, आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए बेटा, आपको रिलेशन में चाहिए t1 और t2 के बीच में, है ना। तो इसमें भी h है, इसमें भी h है, हटा सकते हैं, कैसे, डिवाइड कर, ठीक है। आप सिंपल डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1 किया, तो बताओ मुझे क्या निकल के आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की वैल्यू है इधर से देखो, राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं, तो हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, राइट साइड को, इसके राइट साइड से, तो हाफ g t1 स्क्वायर इक्वल्स टू में बताओ इधर से क्या आ रहा है h और यहाँ से क्या आ रहा है h/2, तो h अपॉन में h/2। अब यहाँ से देखिए बेटा हाफ और g कैंसिल, आप h और h कैंसिल, तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है t1 प्लस t2 स्क्वायर अपॉन में t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 2 को उधर ले जाओ, तो t1 प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू 2t1 स्क्वायर, रूट ले लेना यार, तो t1 प्लस t2 प्लस माइनस लगेगा बेटा, आप डायरेक्ट लिखो √2 t1, ठीक है। दूसरी वाली माइनस में आएगी तो वैलिड नहीं होगी। अब सुनो, तो यहाँ से अपन यदि रिजल्ट निकालने के लिए जाए तो t2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा बताओ, √2, और इधर से जाएगा तो ये -1 इंटू t1, तो आंसर आ रहा है t2 इक्वल टू √2 - 1 t1, t2 इक्वल टू √2 - 1 इंटू t1। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला, तो मेरा आंसर फोर्थ करेक्ट है। चलेगा, आसान है भाई, करो नोट करो, नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसमें हमसे क्या बोला गया, हम जगलर थ्रो के बारे में बात कर रहे हैं, बॉल्स को वर्टिकली फेंका जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको। उसने हमसे ऐसा बोला है कि आप ग्राउंड से बॉल को फेंक रहे हो, हमसे ऐसा बोला गया कि जब हम वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, है ना। सपोज करें बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u, अब u इनिशियल वेलोसिटी से हमने बोला कि जब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, जब एक बॉल फर्स्ट वाला बॉल हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, फर्स्ट वाला बॉल, देन वो सेकेंड वाले बॉल को फिर से थ्रो करेगा। अब सेकेंड वाला बॉल थ्रो करता है, फिर जब सेकेंड वाला पहुंचेगा देन थर्ड। तो इस तरीके से हमसे ऐसा बोला गया है कि जब फर्स्ट वाला बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तब उसने सेकेंड वाले बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया। हाँ, अब उसने एक चीज और बोली हमसे, वो क्या बोला है कि जो जगलर है उसके बारे में हमसे बोला गया है कि वो n बॉल्स पर सेकेंड के रेट से फेंका जा रहा है, n बॉल्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो n बॉल्स को फेंकता है। पहला गया, वो पहुंचा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो 1 सेकेंड में वो n बॉल्स को ऊपर तक पहुंचा रहा है, थ्रो कर रहा है। अब एक बात सुनो, हमसे क्या पूछा गया कि बताओ कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया होगा, मैक्सिमम हाइट बतानी है उसकी बॉल की, ठीक है। सबसे पहली चीज फर्स्ट बताओ, यदि मैं फर्स्ट वाले बॉल के बारे में बात करूं, मैं फर्स्ट बॉल पे अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं, है ना।
यदि हम फर्स्ट बॉल पे बात करें तो बेटा फर्स्ट बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, हम एक इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना आता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे बताओ जब फर्स्ट बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ठीक, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था सर, उसे u वेलोसिटी से फेंका गया। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अपर डायरेक्शन में है, बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, बट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो वो माइनस जी और टाइम कितना लिया t। तो मैंने बोला बेटा यहां से देखा जाए तो gt की वैल्यू कितनी हो जाएगी u, तो t इक्वल्स टू निकल के आया u बाय जी। अब मेरी बात सुनो एक सेकंड, t की वैल्यू आ रही है u बाय जी, अब मैं क्या टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां, तो मेरा आंसर है यस। कैसे, ध्यान से सुन, उसने आपसे अभी क्या बोला था कि n बॉल्स वो कितने टाइम में फेंकता है, तो हमने बोला 1 सेकेंड में, n बॉल्स पर सेकेंड, तो n बॉल्स वो 1 सेकेंड में n बॉल को फेंकता है 1 सेकेंड में। तो मुझे बताओ एक बॉल को उसने कितने टाइम में फेंका होगा वन बॉल के लिए, तो वन बॉल के लिए बताया जाए तो n से डिवाइड कर दे, तो बेटा 1/n सेकेंड, तो 1/n सेकेंड में उसने एक बॉल फेंका होगा। अब मुझे बताओ, ये तो हमने फर्स्ट वाले बॉल की ही बात करी, एक बॉल के ऊपर तक जाने का टाइम है t, तो ये भी तो यही टाइम हुआ ना 1/n सेकेंड आया, कि वन बॉल को फेंकने में उसे 1/n सेकेंड लग रहा है, और ये भी तो 1/n सेकेंड ही होगा ना, क्योंकि हमने एक ही बॉल के लिए निकाला है कि कितने टाइम में पहुंचा है वहां। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा, जो u बाय जी है उसको पूरे को 1/n, तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया कि सर u बाय जी इक्वल्स टू 1/n। चलो यहां तक का काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा था कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। तो सुनो बेटा, मैं अपन फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद आया थर्ड वाला। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ v फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका गया है, वो यू स्क्वायर से फेंका गया सर। एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट h अपर डायरेक्शन में है, और वो h कौन सा निकालना है, h मैक्स निकाल दिया। चलो h मैक्स की वैल्यू निकाल के ले आए यहाँ से, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, बताओ मुझे, 2g h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ से यदि अपन वैल्यू पुट करने के लिए जाएं तो डिवाइड कर दो बेटा, तो h मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, h मैक्स आपके पास आ रहा होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, आ गया, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब बेटा एक काम करो, आपके पास u बाई जी की वैल्यू है, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया देखना ध्यान से, यू स्क्वायर है अपॉन में 2g, तो g स्क्वायर कर दो और एक g से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो देखो ये वाला g मैंने अलग उठा लिया, ये अपॉन में 2 अलग उठा लिया, और इसे लिख दिया u बाई जी का स्क्वायर, और जो u बाई जी है उसकी वैल्यू कितनी है 1/n, तो यदि उसकी वैल्यू रख दी जाए तो g बाय 2 इंटू 1/n स्क्वायर, मतलब आंसर है g बाय 2n स्क्वायर, g अपॉन में 2n स्क्वायर, तो g बाय 2n स्क्वायर जो आ रहा है मेरा वो फाइनल आंसर है, तो g बाय 2n स्क्वायर बेटा मेरा करेक्ट आंसर है। ऐसा देखो ऑप्शन कोई सा कोई होगा, ये रहा फोर्थ वाला, ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करो बेटा, है ना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस कई बार है ना हमें डिफिकल्ट लग जाता है कुछ नहीं, लॉजिक उतना सा है, यदि आपने ये वाला लॉजिक लगा लिया प्रॉपर तो फटाक से आंसर आएगा, यदि नहीं लगा पाओगे तो फंसोगे, ठीक है। नोट करें नेक्स्ट वाली बात। देखिए बेटा ये वाला प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। ध्यान से देखिए बेटा, इसने क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन अप vertically with a certain velocity so that it reaches maximum height h. Find the ratio of the times in which it is at height h by 3 while going up and coming down respectively. समझना बेटा प्रॉब्लम कैसा है। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने ये बोला, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, और ग्राउंड से हमने एक बॉल को लिया और इस बॉल को अपर डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है। तो यदि हम अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो मैंने नोटिस किया बेटा ये यहाँ से ये ऊपर कितने हाइट तक गया, तो मैंने बोला यार h हाइट उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ऊपर जाने में, ठीक। तो मान लो ये टोटल h हाइट तक वो ऊपर जाता है, ठीक। अब उसने आपसे ये क्या बोला, देन उसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको दो टाइम का रेशो बताना है जब वो h/3 हाइट को क्रॉस कर रहा है। तो h/3 हाइट कब, एक जाते समय h/3 और एक आते समय। जैसे मान लो बेटा ये पूरा हमने बोला यहाँ a से स्टार्ट किया और a से कहाँ पहुंचा, वो b तक। यदि वो a से b जा रहा है, b उसकी मैक्सिमम हाइट है,
तो हमने बोला यहाँ से इसका h/3 पार्ट 1/3 पार्ट जो भी होगा, मान लो यहाँ पे हमने बोला ये C पॉइंट है, ठीक। तो ये जो h/3 डिस्टेंस है ना, इस h/3 डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने के लिए उसने जितना टाइम लिया है, तो हमने बोला बेटा ये टाइम हम C पॉइंट पर जाकर के क्या बोल देते हैं, t1। मान लीजिए कि हमने बोला कि A से C तक जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t1, बट ये जाते समय h/3 डिस्प्लेसमेंट की बात है। अच्छा सुनो, यही बॉल जब ये ऊपर जा रहा है तो वापस वहां से B से रिटर्न आएगा, और रिटर्न आकर के जब वो नीचे वापस अगेन वो फिर से C वाले पॉइंट पे जाएगा, तो अब उसको टाइम एक्स्ट्रा लग गया होगा। क्यों? स्टार्टिंग में जो हमने t1 टाइम बोला वो A to C था, और अब जो है वो C से वापस इस वाले पॉइंट D तक पहुंच रहा है ना, तो सेम हाइट को वो क्रॉस कर रहा होगा h/3। तो मैंने बोला बेटा मान लीजिए C से लेके B तक जाने में जो टाइम लग रहा है, मतलब ये टोटल टाइम जो D वाला है, तो D वाला टाइम जो है उसको हमने क्या बोल दिया, t2 टाइम। चलेगा? बात समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैंने A to C जाने का टाइम t1 लिया है, और ओवरऑल A से लेके D तक आने का टाइम t2 लिया है। अलग अलग नहीं लिया है कि मैंने ये t1 अलग लिया है और ये वाला t2 मैंने अलग लिया है, ठीक है? मतलब मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, सपोज करो मैंने ये जो केस किया ना, इसी में अपन सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाकर के लगाते हैं। मुझे बताओ सबसे पहली चीज, यदि मैं यहाँ पर ये देखने के लिए जाऊं कि वो h डिस्प्लेसमेंट तक गया है मैक्सिमम हाइट पे, तो मुझे था ना एट अपन मैक्सिमम हाइट की कंडीशन में भी इक्वेशन लगाने जाएं और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो बेटा v² इक्वल टू यू होता है u² + 2as, है ना। स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक। तो A से B वाली जर्नी की बात कर रहा हूं, A to B। तो सोचिए v² v की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है बेटा, तो B वाले पॉइंट पर वो क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी है तो u², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, -g, डाउनवर्ड लगता है हमेशा, तो -2g, और s जो है वो हाइट है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, h। तो बेटा यहां से यदि देखा जाए तो u² इक्वल टू 2gh निकल के आया, तो बेटा u की वैल्यू निकल के आ रही है √2gh। इसका मतलब है कि जब हमने बॉल को थ्रो किया था इनिशियली A पॉइंट पर, तो A पॉइंट से जब हमने उसको थ्रो किया है ना, तो इस समय जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी वैल्यू है √2gh, ठीक। चलो अब √2gh वेलोसिटी से मैंने उसे थ्रो कर दिया। अब अगली बार आई, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगाते हैं। अब हम लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। अब बेटा ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। अब देखो एक चीज, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, हम दोनों टाइम को लेके चल रहे हैं। हम C पे पहुंचे या D पे पहुंचे, दोनों के लिए हमने मान लिया t टाइम लग रहा है, तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h/3। देखो यार, यहां से A से C का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो भी h/3, और A से D का देखोगे तो भी h/3, तो h/3 मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। चलेगा? अब h/3 मेरा डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड वाला। सुनो, u की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, √2gh, ठीक। अगला बताओ, √2gh हमने यहां से लगाया। दूसरा बताना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यदि लिखी जाए तो कितनी आएगी बेटा, तो प्लस हाफ ये -g, और टाइम की वैल्यू कितनी लग रही है, gt²। जरा सिंप्लीफाई करो यार इसे, तो ये बनेगा h/3 इक्वल्स टू √2gh, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, -½ gt²। बेटा ut है ना, टाइम भी तो लोगो t, यहाँ पे भी t आएगा। अब सुनो, हमने t लिख दिया, अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो बेटा देखिएगा क्या आएगा फॉर्मूला, बताओ, ½ gt², इधर आ गया राइट में, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में √2gh इंटू t, और प्लस h/3 इक्वल टू 0। यहां तक आया, और जैसे हमने इतना पूरा लिखा, तो बताओ मुझे क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, हाँ, t की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो फॉर्मूले से बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी, -b, तो माइनस मतलब √2gh, प्लस माइनस √b², b² करोगे तो इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो 2gh आएगा, माइनस 4ac, तो 4ac यदि करने जाएंगे तो 4 इंटू a की वैल्यू है g/2, और इसकी वैल्यू है h/3, यहां से आया, और अपॉन में 2a, तो 2 इंटू g/2 यहां से लगा दो। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा t का, √2gh प्लस माइनस ये हो जाएगा 2gh, और ये 2 टाइम्स गया तो -2/3 gh अपॉन में g। और बेटा और सॉल्व हो रहा है, है ना,
ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो अपन आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं ना यहीं के यहीं इसको रब करके आगे निकलता हूँ। देखिए बेटा अब यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, देखो t इक्वल्स टू √2gh, और उधर साइड से देखा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 2 6, 6 - 2 तो 4gh, तो प्लस माइनस √4gh/3 एंड होल अपॉन में कितना आ रहा है, ओनली g, ये अपना आया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ना अपन दो टाइम निकालते हैं, एक t1 और एक t2। तो सबसे पहले माइनस साइन ले लो, तो माइनस साइन लेंगे तो t1 लिखा हमने। अच्छा देखो माइनस साइन लेने में हम t1 क्यों लिख रहे हैं, पहला वाला ध्यान देना, यदि माइनस लोगे तो इसमें से इसके माइनस करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, छोटी वैल्यू आएगी तो वो t1 वाला टाइम होगा जो पहली बार h/3 हाइट पे आया, और जब प्लस लेंगे तो दूसरा वाला आएगा जब वो रिटर्न बैक आ रहा है। तो माइनस साइन लेने से अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा √2gh माइनस √4gh/3 एंड होल अपॉन में g, और प्लस साइन लेकर के आप t2 निकालो तो t2 की वैल्यू निकल के आ रही होगी बेटा यहाँ से √2gh माइनस की जगह प्लस 4gh/3 एंड होल अपॉन में g, ये दोनों आ गए। और अब अपन से क्या पूछा था, देखो ध्यान से, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप। जब वो पहले ऊपर गया है, ऊपर जाने वाला टाइम कौन सा था, t1, और नीचे आने वाला टाइम कौन सा है डाउनवर्ड्स वाले में, t2। तो t1/t2 का रेशो पूछा। अब देखो बेटा जैसे कि आप t1/t2 का रेशो करोगे, देखो नीचे g दोनों में है तो g गई, तो g और g कैंसिल। ऊपर साइड से जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2gh माइनस √4gh। एक काम कर लो, 4gh को आप 4 को 2 बाहर ले लो तो √gh/√3 कर लेता है, एंड होल अपॉन में यहाँ से बताओ √2gh है। अच्छा इसमें भी देखो एक काम करें, √2 को बाहर लिख देते हैं और √2gh अलग लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, √2 एंड √gh, प्लस यहाँ से 4 से बाहर आएगा 2 √gh अपॉन में √3। और अब जरा सॉल्व करो, जरा देखो बताओ क्या आएगा, √gh कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर मिल रहा है तुम्हें √2 माइनस 2/√3 एंड होल अपॉन में √2 प्लस 2/√3। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करो और इसको अरेंज करो, तो देखो जरा इससे यदि मैं अरेंज करने के लिए जाऊँ यहाँ पे तो देखना बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखें क्या आएगा। √2 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, √2 बाहर से कॉमन ले लो तो यहाँ 1 माइनस 1/√3, और यहाँ से भी आप √2 ऊपर से डिनोमिनेटर से कॉमन ले ले तो 1 प्लस 1/√3। बेटा √2 भी गया, एलसीएम ले लो तो √3 माइनस 1 ऊपर अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन नीचे में, और दोनों √3 कैंसिल, तो ओवरऑल फाइनल आंसर जो आ रहा है √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 जो आपका आंसर है वो सेकंड वाला है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा है ना जाओगे ना तो प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अच्छा प्रॉब्लम था, है ना, जैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। नोट करें, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। अब देखिए बेटा ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान देना। एनसीसी परेड चल रही है, परेड है ना, और एनसीसी परेड में जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझना। एनसीसी वाले लोग जो हैं वो परेड कर रहे हैं यहाँ से कुछ, तो वो एक वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे होंगे, तो जो उनकी स्पीड है वो दी हुई है बेटा आपके पास 9 km/h। तो मैंने बोला मान लीजिए इसकी जो स्पीड मानना क्या है, 9 km/h की स्पीड से वो इधर साइड जा रहा है। उसी टाइम पर उसने हमसे ऐसा बोला है कि एक मंकी है ना, और वो एक हाइट है 19.6, तो बेटा 19.6 मीटर की हाइट पर यहाँ कहीं पर एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, और इस मंकी ने क्या किया, मंकी के हाथ में मैंगो है, और वो किसी टाइम पर कभी भी एकदम से उसने उस मैंगो को रिलीज कर दिया यहाँ से नीचे। अब जैसे ये मैंगो रिलीज हुआ नीचे गया, तो उसने आपसे ऐसा बोला है कि जो कैडेट है एनसीसी वाले वो उस समय जाकर के उसको सीधे कैच कर लेता है। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बंदा है, मतलब जो कैडेट है, वो उसके जस्ट नीचे आ गया है, और नीचे आ गया तभी तो उसको वो कैच कर पाया, अदरवाइज वो कैच नहीं कर पाता। तो आपसे ये बोल रहा है कि बताओ इस कैडेट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसका डिस्प्लेसमेंट s मुझे निकाल के बताना है कि s की वैल्यू क्या होगी। समझ में, फिर से समझाता हूँ ध्यान से। परेड में एनसीसी कैडेट है, ये 9 km/h की स्पीड से जा रहे हैं,
और कहीं पर एक ट्री है और ट्री के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है और मंकी के पास में एक मैंगो है और वो किसी भी टाइम पे जाकर के मैंगो को रिलीज करता है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा टाइम है, उसने रिलीज किया और रिलीज करा ना, तो ये जो बंदा है कैडेट वो जाकर के उसको कैच कर लेता है, मतलब वो जस्ट उसके नीचे आ गया था तभी कैच कर पाया। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ उस कैडेट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा इस ड्यूरेशन में, समझ में? तो देखो हम दो तरीके से जाते हैं। अब टाइम हमारे पास है नहीं तो हम मंकी पे पहले फोकस करते हैं, मतलब हम वर्टिकल मोशन को पहले ले लो देन हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन निकालेंगे। बेटा यहाँ पे पूरे काइनेमेटिक्स में यदि शॉर्ट ट्रिक के नाम पे बोला जाए तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीख लो, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इक्वेशंस वाले। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे अपन यदि मंकी के केस में लगाए तो मैंने बोला यार मंकी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है तो UM लिखता हूं, है ना, मैंगो की, तो मैंगो की जो वेलोसिटी है UM इक्वल टू 0, इनिशियली ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया, फेंका नहीं गया। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ है नीचे तक जाने में, SM मैंगो का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 19.6 है। अच्छा इसे तुम ऐसा मत सोचना कि कैडेट की हाइट वगैरह है ना, पूरा माना जाता है। तो अपन इक्वेशन लगाते बेटा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो SM मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है 19.6, बट डाउनवर्ड है तो माइनस 19.6 ले लिया हमने। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बदलनी पड़ेगी, बदलते हैं पहले तो इसे निकालें। तो ये आया UM बताओ UM की वैल्यू 0 बेटा इनिशियली, टाइम कितना है मुझे नहीं मालूम, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस हाफ G, और G की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 9.8, और टाइम की वैल्यू T स्क्वायर। तो बेटा ये तो देखो कितना आ रहा है, माइनस माइनस गया तो ये 19.6 इक्वल टू 9.8 अपॉन में 2 T स्क्वायर, 9.8 से ये 2 टाइम्स जाएगा तो T स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 4, तो T इक्वल टू आएगा प्लस माइनस में प्लस ही होगा तो 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में ये मैंगो यहाँ से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन तक आया है। अब 2 सेकेंड में मैंगो कहाँ से कहाँ पहुंचा भाई, यहाँ से यहाँ तक उसके कैडेट तक, तो आपको पता करना है कि उसी 2 सेकेंड में ये कैडेट मेरा कहाँ कितना चला होगा, है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यदि निकालने जाओ तो बेटा फिर से अपन वही इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ, हम लगाएंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मुझे बताओ S की वैल्यू तो अपन को निकालनी है, राइट साइड में वो कितना चला कैडेट, अब कैडेट के लिए लगा रहा हूं, U कितना होगा इसका 9 किलोमीटर पर आवर, बट बेटा 9 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 इंटू 5/18, याद है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है। और फिर अपने पास क्या आ गया U इंटू T, टाइम कितना लिया उसने 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वो 0, खत्म। तो यहां से कितना हो रहा होगा बेटा 9 से ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये गया, तो S की वैल्यू आ रही है 5 मीटर। तो आंसर हमारा निकल के आया S इक्वल टू 5 मीटर, मतलब कैडेट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 5 मीटर। तो भैया आंसर टिक करो 1 वाला, चलेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, इसका नोट करें। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए बेटा अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमारा क्या है, एक स्मॉल टॉय है और स्मॉल टॉय के बारे में हमसे ये बोला गया बेटा, जैसे मान लीजिए ये A पॉइंट है, तो उसने आपसे बोला कि स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इनिशियली इसकी इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू 0 है, U इक्वल टू 0 से ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, सपोज करो बेटा वो एक्सेलरेशन A है, और A एक्सेलरेशन से वो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, A एक्सेलरेशन से गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो भैया ये वो टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करता है कितने टाइम में, इन T सेकेंड्स, T सेकेंड में वो यहाँ तक पहुंच गया B पॉइंट पे, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट T सेकेंड। तो बेटा ये B से लेके अब नेक्स्ट जर्नी हमारी C तक की है, और B से C तक में भी वो उसने टाइम कितना लिया T सेकेंड अगेन, है ना, और इस T सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो सपोज कर लो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट कितना है BC, तो हमें ये BC की लेंथ पता नहीं है कि BC कितना आ रहा है, BC बताओ भैया, ठीक है। तो चलो देखो हम क्या लगाते हैं, हम सिंपल सा जाते हैं, हम A टू B वाली जर्नी को देखते हैं और हम इक्वेशन लगाते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा मुझे बताओ S की वैल्यू यहाँ पर यदि हम देखने जाए तो कितना है 10 का डिस्प्लेसमेंट किया, U इनिशियली 0 है, खत्म, प्लस हाफ एक्सेलरेशन A है, और टाइम कितना लिया उसने T, तो हाफ AT स्क्वायर। बेटा मेरे पास इतना समझ में आ गया कि 10 इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अभी सुनो, जैसे ही आया अब अपन अगली जर्नी लगाते हैं A टू C कंप्लीट, A से C वाली। अब A टू C में जाकर के आप लगाओ फिर से वही वाला फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ मुझे S,
सर इसका वाला एस तो निकालना ही है ना, एस कितना है टोटल अपन को निकालना है, तो एस निकाल रहे हो तो इसको आप ऐसा लिख दो बेटा, मेरी बात सुनो, इसे लिखो ए सी, ए से लेके सी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ए सी इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी सर, हाफ एक्सेलरेशन ए, और टाइम कितना लगा होगा टी प्लस टी 2t, देखो टी टाइम यहाँ टी टाइम यहाँ, तो दोनों मिला दिया तो 2t का स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा बेटा देखना, हाफ ए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर, आप 4 को अलग रख लो और इसे लिख दो हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाफ ए टी, इसमें हमसे क्या बोला गया है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है जो 180 मीटर हाइट का है आपके पास, तो बेटा हमने यहाँ से एक टावर बनाया और ये हाइट आपको दी गई है 180 मीटर। चलो इस 180 मीटर पर यहाँ पर आपके पास दो बॉल्स हैं, ए भी है और बी भी है, आप दोनों बॉल को रखे हुए हो। हमने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले जो ए वाला बॉल है उसे आपने यहाँ से रिलीज किया, रिलीज, तो ए वाले बॉल को जब मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो हमने बोला जब फेंका है उस समय को 0 मानो, तो हमने रिलीज किया, याद रहेगा। तो रिलीज के टाइम पे जब भी आप देखेंगे तो बेटा यू ए इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। हमने रिलीज किया तो उसको रिलीज करके कुछ टाइम पे वो नीचे जा रहा होगा, ठीक है। इसके रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद में हमने यहां से बी वाले बॉल को भी फ्री कर दिया, ठीक। अब हमसे बोला जा रहा है आफ्टर 2 सेकेंड आपने बी वाले बॉल को फ्री किया, फ्री नहीं किया सॉरी, इस बार आप थ्रो कर रहे हो, और थ्रो कर रहे हो तो इस बी की वेलोसिटी आपको यू भी दी हुई है, और यू जो वेलोसिटी है वो कितनी है यू, तो हमने बोला यू बी इक्वल टू यू वेलोसिटी से हमने उस बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया कि ये दोनों बॉल, जैसे हमने पहले वाले को फेंका उसके 2 सेकेंड के बाद में दूसरे वाले को फेंका, तो ये दोनों कहीं पे जाकर के मिल गए, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, जिस टाइम पे मिल रहे हैं, सपोज करो वो ये वाला लाइन है, यदि वो यहाँ मिल रहे हैं तो उसने आपसे कंडीशन क्या दी है कि ये जो हाइट है वो कितनी है, ग्राउंड से 100, ग्राउंड से यदि 100 है तो ओवरऑल बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे 80 मीटर का। देखो टोटल हाइट 180 थी, ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे मिल रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया 80 का। अब सुनो, इसको जब हमने t इक्वल टू 0 पे फेंका था तो भी उसने 80 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और 2 सेकेंड के बाद हमने फेंका उसने भी 80 ट्रेवल किया होगा, तभी तो जाकर के दोनों मिल गए। तो बस दोनों में जाकर के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, कौन सा वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा, जैसे सबसे पहले हम ए वाले पर लगाने जाएं तो हम बोलेंगे एस ए यू इक्वल्स यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सुनिए ऐसे की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट 80 है, ठीक है। तो 80 इक्वल टू यू इनिशियल वाली 0, ठीक है, और टी टाइम तो हमने दिया ही उसको, तो चलो हटाओ, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है ना, नेगेटिव होती है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है माइनस में और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हाफ जी और टाइम कितना लिया टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से तुम्हारे पास एक रिजल्ट निकल के आ रहा है जी की वैल्यू, तो देख रहे हो यहां से इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 160 अपॉन में जी इक्वल टू टी स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे ना जी की वैल्यू आप 9.8 की जगह 10 लीजिए, तो हमने बोला 160 बाय 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो बेटा टी की वैल्यू निकल के आई आपके पास 16 का रूट, मतलब है 4 सेकेंड। इसका मतलब है कि भैया 4 सेकेंड में उसने 80 का डिस्प्लेसमेंट किया होगा ए वाले ने, अब ए वाला 4 सेकेंड में पहुंचा है। चलो तो हमने बोला यहां से टाइम की वैल्यू निकाल ली 4 सेकेंड। अब अपन इसी चीज को लगाते हैं सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले किसके लिए, बी वाले बॉल के लिए। अब आप बी वाले पे लगाओ, देखो ध्यान से, जब मैं बी वाले के लिए अप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो मैं लिखूंगा एस बी इक्वल्स टू यू बी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो बेटा ध्यान से, अपन टाइम को बदलते हैं, सॉरी एक गलती हो गई, ध्यान देना, एस बी इक्वल टू यू बी इंटू टी। अब टी बताओ टाइम कितना लिया, ध्यान देना, यदि हमने बोला था कि इसने टी सेकेंड का टाइम लिया तो उसने 2 सेकेंड के बाद फेंका गया है, तो टी माइनस 2 लिया होगा, और टी माइनस 2 जैसे आप टी निकाल चुके हो कि 4 सेकेंड लिया, तो मुझे बताओ 4 सेकेंड के 2 सेकेंड के बाद में इसको थ्रो किया है, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकेंड, तो 2 ही सेकेंड का तो टाइम ले रहा है ना वो, तो 2 सेकेंड में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 80। तो चलो भाई, तो एस बी इक्वल टू यू बी इंटू टी, टी की जगह मैंने 2 लिखा, प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में लिख रहा हूं बेटा, मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया है दोनों कैंसिल करके। अब बताओ एस बी की वैल्यू कितनी है 80, यू बी कितनी वेलोसिटी से फेंका था यू,
टाइम कितना लिया 2, तो 2u यहाँ से आया, प्लस यहाँ से भी आप g की वैल्यू को 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू जी 20, इसे ट्रांसफर करना बेटा 80 माइनस 20 मतलब 60 इक्वल टू 2u, तो बेटा u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड जो है बेटा वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकल के आ रही है जो हमसे पूछी गई थी। आ गया ये बनेगा, बनना चाहिए यार, नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए बेटा अब ये वाला प्रॉब्लम भी अच्छा है ना, एक लेक पर जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इस टाइप का एक क्वेश्चन पता है 9th क्लास में भी रहता है, ध्यान से देखें, जाने दो सुन। उसने हमसे ऐसा बोला है कि एक लेक है, ठीक ऐसा, और एक हम लोग क्या कर रहे हैं उस लेक में एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इनिशियली बेटा जो बॉल है उसको हमने सपोज करो ए पॉइंट पे रखा और ए पॉइंट से हमने उस बॉल को ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हो बेटा, ड्रॉप कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, ठीक। उसने हमसे फिर क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ते हैं अपन ना। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, तो बेटा ये देखो ये वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल से जो इसकी हाइट दी है वो 4.9 मीटर दिया है, तो इसको हम h बोल देते हैं, h इक्वल टू 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक। फिर उसने क्या बोला, इट हिट्स द वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ v, जब ये स्टोन बॉल को हमने फेंका है तो उसने जब इसको हिट किया है ना, तो हिट करते समय इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, एंड देन सिंक टू द बॉटम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब उसके बाद में बेटा ये जो है सिंक हो रहा है, मतलब अंदर तक जा रहा है और सेम वेलोसिटी v से वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कहां तक का, ये बॉटम तक का, तो बॉटम पे जाकर के भैया वो जा रहा है। तो इस पूरे टाइम में यहां से लेके जैसे इस पॉइंट को अपन बोले तो ये b और इसे c बोलते हैं, तो जो टोटल टाइम उसने आपसे बोला है ना कौन सा, TAB प्लस TBC, a से b तक जाने का प्लस b से c तक जाने का टोटल टाइम उसने आपको दे के रखा हुआ है कितना, 4 सेकेंड, ठीक। तो आपसे ये पूछा है बताओ कि इस लेक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है डेप्थ की, कि उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, h निकालना है, चलेगा। तो मान लो बेटा इसको थोड़ी देर के लिए हम कैपिटल H बोल देते हैं, ठीक है, ये निकालना है। अब सुनिए क्या करोगे भाई इक्वेशंस में, सिंपल सा जो इक्वेशन आप लगाओ पहले, फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम A से B वाली जर्नी की बात करें तो हम कौन सी इक्वेशन पे जा सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास s है, वेलोसिटी है u है, आप सबसे पहले v निकाल लो यार। यदि मैं v निकालने के लिए जाऊं तो कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बेटा मैं फाइनल वेलोसिटी कितना बोल रहा हूं, v निकालना है, इक्वल टू u इनिशियल वाला 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो h का हो रहा है, वो भी माइनस h, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड्स हैं। तो बेटा यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 2gh, और यदि यहाँ से निकालोगे तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और यदि यहाँ पे अपन सबकी वैल्यू रखें तो निकल के आएगा 2g की वैल्यू दी है 9.8 है ना, गिवन नहीं है तो 9.8 रख लो, और h हाइट कितना है 4.9, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना आएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 9.8 ये भी 9.8, मतलब देखा जाए तो v की वैल्यू आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपके पास वेलोसिटी निकल के आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड, चलो एक काम तो हो गया। अब मुझे बताओ किसी तरीके से क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं कि a से b तक जाने में कितना टाइम लगा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। तो बेटा यदि मैं इसी जर्नी में बात कर रहा हूं a से b के लिए, और मैं लगा रहा हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बेटा बताओ s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, माइनस h का, u इनिशियल वाली 0 है तो माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटा t की वैल्यू निकल के आ रही है अंडर रूट 2h बाय g, वैल्यू पुटअप करें बेटा, 2h की वैल्यू है 4.9 और g है 9.8, कैंसिल होगा कटेगा, तो टाइम की वैल्यू निकल के आई 1 सेकेंड। अब सुनो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, अब ये 1 सेकेंड कौन सा वाला टाइम है, a से b तक जाने का, तो बेटा TAB की वैल्यू निकल के आ गई 1 सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, a से b तक जाने का टाइम यदि 1 सेकेंड है और हमसे बोला गया था a से c तक टोटल जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ यदि टोटल टाइम 4 सेकेंड लग रहा है और उसका ये वाला टाइम 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि लेक के अंदर जब वो ट्रेवल कर रहा है ना, लेक के अंदर, तो लेक के अंदर जब वो ट्रेवल कर रहा है तो वो किस स्पीड कितना टाइम लिया होगा,
तो बेटा लेक के अंदर ट्रेवल करने का जो उसका टाइम है वो है 3 सेकेंड। टोटल 4 था, 4 + 1 करेंगे तो माइनस कर देंगे तो 3 सेकेंड। अब सुनो, उसने आपसे ये भी बोला कि ये पूरी स्पीड कांस्टेंट है, v स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से, तो क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि वेरिएशन नहीं है तो इक्वेशन लगाने की जरूरत क्या है, तो हम सीधे सीधे लगाते हैं v स्पीड इक्वल टू टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा h अपॉन जो टाइम लिया होगा t। तो बेटा यहां से यदि मैं लिखने जाऊं तो h इक्वल टू v इंटू टी, और v की वैल्यू कितनी होगी बेटा स्पीड की, बताओ। v अपन ने अभी निकाला था 9.8 और इसने टाइम कितना लिया है 3 सेकेंड्स, 4 - 1 करके, तो 9.8 इंटू 3 यदि करने जाऊं तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला आ रहा है 29.4 मीटर। तो जो 29.4 मीटर आ रहा है ना बेटा वो मेरे लिए आंसर है यहाँ पे। क्लियर हुआ? ये मेरा फाइनल आंसर है कि इस वाले क्वेश्चन का 13th वाले का वो आंसर है 29.4। बन जाना चाहिए, है ना? नहीं बने तो बताना भाई, है ना? नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए बेटा अब ये वाला 14th वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया, 2 buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by these two equations, है ना? At what time both the buses have same velocity। भाई बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको उसने 2 buses बोला है A और B, P and Q, और दोनों की पोजिशंस गिवन है। तो बेटा x की पोजिशंस हमें दी गई है, एक्स पी ऑफ t टाइम का फंक्शन है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो बेटा मुझे बताओ यदि x पोजीशन दिया हुआ है किसी का और वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, vp इक्वल टू होता है d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन जो भी है उसका, और यदि हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो d बाई डी टी ऑफ क्या करोगे बेटा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो बेटा बताएं, मुझे सबको पता है अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा, बीटा कांस्टेंट बाहर और टी स्क्वायर का 2t, तो 2 बीटा टी, ये आपके लिए VPT आ गया। चलो तो ये P वाले बस के लिए वेलोसिटी इतनी है भैया। चलो Q वाले का पोजीशन उसने क्या दिया हुआ है, XQ की वैल्यू दी है बेटा FT माइनस टी स्क्वायर। अब Q वाले के लिए यदि तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे, VQT इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ XQT। अब देखो ध्यान से, d बाई डी टी ऑफ FT माइनस टी स्क्वायर, बेटा FT से F बाहर और टी स्क्वायर का -2t, तो ये आपका VQT की वैल्यू आ गई। चलो आपके पास दोनों चीजें आ गई, और उसने आपसे क्या बोला था कि वो बताओ वो टाइम जब दोनों के बस की वेलोसिटी कैसी है, सेम, मतलब VP इक्वल्स टू VQ। तो बस बेटा यहाँ से VP इक्वल्स टू VQ कर दो, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा, F माइनस 2t को उधर लाओ, तो बेटा 2 बीटा टी प्लस 2t इक्वल टू F माइनस अल्फा, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और t भी कॉमन आ रहा है और बीटा प्लस 1 मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू निकल के आई F माइनस अल्फा अपॉन में 2 टाइम्स 1 प्लस बीटा, दिस इज द आंसर। ठीक, तो F माइनस अल्फा अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस बीटा, ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, F माइनस अल्फा अपॉन में 2 अपॉन ये फोर्थ वाला। ठीक बनेगा, आसान है। कई बार क्या होता है, हम पता है ऑप्शंस वगैरह को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेंदी होगा, छोड़ दो भाई, अटेम्प्ट तो लगाओ, अटेम्प्ट लगाने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं।